हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस हम क्या स्टार्ट कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल टूल्स अपना चैप्टर, ठीक है। उस मैथमेटिकल टूल्स में हमने क्या किया था, हमने 8 टूल्स के बारे में पढ़ना था टोटल। और अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने एक टूल कर लिया है, फर्स्ट टूल जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था, हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी और उसके रूट्स कैसे निकालते हैं वो पढ़े थे। हमने उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से की थी और उसके बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी किए थे। तो जिस बच्चे ने वो हमारा फर्स्ट टूल नहीं देखा तो प्लीज़ वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले वो फर्स्ट टूल है हमारा वो देखे। देन आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम सेकंड टूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ। ठीक है। अब सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल को करना है तो उससे पहले आपकी थ्योरी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम चले जाएंगे, जीरो लेवल पे चले जाएंगे, हम 7th 8th क्लास तक चले जाएंगे। वहाँ से थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक मेरी बात याद रखें, जो ये हमारा टूल है ग्राफ, ये नीट में इसके 2 से 3 क्वेश्चन 4 4 नंबर के डेफिनेटली आते ही आते हैं। और जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन ग्राफ का ज़रूर आएगा। तो जितने भी ग्राफ्स हैं उन सबका बेसिक आज ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और डिफरेंट इक्वेशंस के लिए अगर क्वेश्चन को आपको गिवन होगी उसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे वो पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्राफ। जो ग्राफ है वो क्या है। ठीक है, हमारा है ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो जनरली ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक लाइन होती है। तो व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ इज बेसिकली अ लाइन, ये एक लाइन है। जो लाइन क्या हो सकती है, जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो व्हाट इज ग्राफ, तो ग्राफ क्या है, एक लाइन है। जो लाइन क्या स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ऐसी लाइन या तो वो स्ट्रेट हो या वो कर्व हो और वो लाइन क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, वेरिएशन को। किसकी वेरिएशन को, which represents variation of one quantity with respect to other quantity। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक लाइन होती है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। और वो जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। वो बताता है कि एक क्वांटिटी को अगर मैं चेंज करूंगा उससे दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट जाएगा। वो एक दुनिया में एक ऐसी लाइन जो हमें वेरिएशन बताती है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या वेरिएशन रहेगी जब मैं एक क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करूंगा, वो लाइन क्या कहलाती है, ग्राफ। तो ये अभी इनकम्प्लीट है। दूसरी बात, वो एक ऐसी लाइन जो रिप्रेजेंट करनी चाहिए वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, कैसे कोई वेरी करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जो दो क्वांटिटीज हम ले रहे हैं जिसमें एक क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होगी, वो जो दो क्वांटिटी होती है उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट रिलेशन भी होना चाहिए। तो एक ऐसी लाइन जो रिप्रेजेंट करे, जो हमें बताए कि कैसे वन क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी, और वो ये बताना भी चाहिए कि इन दो क्वांटिटी के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन भी है। तो बोलते हैं लाइन विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी एंड देयर मस्ट बी रिलेशन between two quantities। तो क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। तो एक ऐसी लाइन जो किसको क्या चीज़ बताए, हमें वेरिएशन बताए कि एक क्वांटिटी को हम अगर चेंज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या उसका असर होगा। और वो जो दो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन भी होना चाहिए। वो जो लाइन होती है जो उनकी वेरिएशन बताती है उस लाइन को बोलते हैं ग्राफ। और ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। इस चीज़ को समझेंगे, कुछ बच्चों को ये चीज़ पूरी तरह समझ नहीं आएगी, बट कोशिश करेंगे इस जो इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं मैंने, इनको आप कोशिश करें कि थोड़ा दिमाग में डालने की कोशिश करें। तो ग्राफ है क्या होता है, सबसे पहले एक लाइन होती है, ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है कर्व भी हो सकती है,
और एक ऐसी लाइन होती है जो क्या बताती है, हमें वेरिएशन बताती है कि किसी एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये वो बताती है। और ग्राफ एक ऐसी लाइन होती है जो दो क्वांटिटीज के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन है वो भी होना चाहिए, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ जो y है वो ट्वाइस ऑफ x है। मैंने क्या लिखा, जो y है, मैंने लिखा y जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ x है। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज आई हैं, एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी है यहाँ पे y, ये सेकंड क्वांटिटी है। तो मैंने बोला था ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक लाइन होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, दो क्वांटिटीज के बीच में वेरिएशन को बताती है कि अगर एक को चेंज करेंगे तो दूसरे पे क्या वेरिएशन रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा, वो बताती है। और जो ये दो क्वांटिटीज हैं जिसको लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन होना चाहिए। तो डेफिनेट रिलेशन क्या है इस इक्वेशन में, जो y है वो 2 गुना है x के। तो ये एक रिलेशन आ गया, पहली बात क्लियर होगी। दो क्वांटिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल x और y क्वांटिटीज हैं। अब ये रिलेशन, ये अगर ये अब इसका ग्राफ बनाना है वो कैसे बनेगा वो नेक्स्ट देखेंगे। अब देखें, अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूँ, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2। इसी तरह अगर मैं x को 2 पुट करूँ, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, x की वैल्यू को चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह तो ग्राफ क्या होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, इट मीन्स जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ग्राफ में क्या होगा, दो क्वांटिटीज होंगी। क्या होगा, दो क्वांटिटीज होंगी, एक बात। और उन दो क्वांटिटीज के बीच में क्या होगा, एक फिक्स्ड रिलेशन होगा। अगर दो दो बातें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर अगर फिक्स्ड रिलेशन है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब वो लाइन कैसे बनेगी, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी। देखते कैसे है, देखे जैसे y इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स, यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, चेक करें, हैं y है x है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे फिक्स्ड रिलेशन है इनके बीच में, तो यहाँ पे फिक्स्ड रिलेशन है क्या, y क्या है, ट्वाइस ऑफ x है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, y और x यहाँ पे क्या है, दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज है इनको क्या बोला जाता है, ये नेक्स्ट है हमारी स्लाइड। ठीक है, अभी तक हमें पता चल गया ये जो हमारा ग्राफ होता है वो एक लाइन होती है। अभी ग्राफ हम लास्ट में पढ़ेंगे, प्लॉट करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ग्राफ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो ग्राफ है इसमें बेसिकली दो टर्म्स यूज हुई हैं। ठीक है, अभी तक जैसे इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू 2x, ये इक्वेशन थी हमारे पास अभी। तो यहाँ पे एक y है, एक x है, तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं। तो ग्राफ में जो जब ग्राफ बनता है तो वो दो क्वांटिटी से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक x है, एक y है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्राफ में क्या होता है, ऐसा होता है ग्राफ, उसमें एक x एक्सिस होती है जिसको x क्वांटिटी बोल दें, एक सिंगल क्वांटिटी बोल दें। यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे x में लाई करेगी, एक क्वांटिटी हमारी y में लाई करती है। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज होती हैं x और y। यहाँ पे क्या है, एक क्वांटिटी x है, एक क्वांटिटी y है। अब दो टर्म्स जो ग्राफ में यूज होती है उनको क्या बोलते हैं, एक होती है डिपेंडेंट टर्म, एक होती है इंडिपेंडेंट टर्म। एक होती है डिपेंडेंट टर्म और एक होती है इंडिपेंडेंट टर्म। अब हम इसको कैसे समझेंगे, हमें देखा है हमारे पास एक रिलेशन है, इक्वेशन बोलो, मैंने बोला इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स हैं y और x। अब हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है और डिपेंडेंट टर्म कौन सी है, ये कैसे पहचानेंगे, बड़ा बेसिक लेवल है, इस बेसिक लेवल पे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अब डिपेंडेंट टर्म पहचाननी हो यहाँ पे कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट टर्म वो टर्म होती है जो जिसकी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती होगी, या बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए, इंडिपेंडेंट टर्म वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू को मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकूँ, जिसकी मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकूँ जिसकी वैल्यू को, वो हमारी क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट टर्म। तो देखें यहाँ पे, अब मैं x की वैल्यू अगर 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। x की वैल्यू को अगर मैं 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 4।
तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है मैंने विल के अकॉर्डिंग किसको चेंज कर रहा हूँ, एक्स को चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक इस रिलेशन के कारण चेंज हो रही है। तो जो वाई की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू को अपनी विल के अकॉर्डिंग ना चेंज करूँ। अब वाई को मैं 1 नहीं लिख सकता यहाँ पे, पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो वाई की वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स कि वाई की वैल्यू को मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो वाई की वैल्यू वो डिपेंड कर रही है एक्स के, इसलिए यहाँ पे जो डिपेंडेंट टर्म हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो क्या होगी, वाई। वाई डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्स, और जो एक्स की वैल्यू उसको अपनी मर्जी से 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, वो अब मेरी विल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जो विल के अकॉर्डिंग चेंज होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट टर्म कौन है यहाँ पे, एक्स। तो ये आपको बात याद रखनी है कि ग्राफ में क्या होती है, दो टर्म्स होती हैं, एक डिपेंडेंट टर्म होती है, एक इंडिपेंडेंट टर्म होती है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके जो तो पहले डिपेंड नहीं करती किसी पे, दूसरा जिसको मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ग्राफ में क्या होंगी, दो टर्म्स आएंगी। जैसे अब मैंने ग्राफ बनाया वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का। अब क्वेश्चन आज होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी इंडिपेंडेंट टर्म आती है या डिपेंडेंट टर्म आती है, वो इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हम बात करते हैं बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है बाई रूल, बाई स्टैंडर्ड रूल, जो हमारे पूर्वजों ने बना दिया कि राइट हैंड से हमने खाना खाना है। इसी तरह एक रूल ये भी बना हुआ है कि हमने डिपेंडेंट टर्म को एक्स एक्सिस पे रखना है या वाई पे रखना है, ठीक है। ये कोई ऐसा सच कोई थ्योरम नहीं है, बस ये कन्वेंशन बना दी हुई है। अब जनरली क्या होता है, जब हम बात करते हैं y इक्वल्स टू 2x की, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये एक फिक्स्ड रिलेशन है और इसमें दो क्वांटिटीज हैं। तो ग्राफ में भी डेफिनेशन में यही था कि ग्राफ एक लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है वेरिएशन ऑफ द टू क्वांटिटीज, एंड दैट टू क्वांटिटीज शुड हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद ईच अदर। तो यहाँ पे रिलेशन है ये दो गुना है, ठीक है। अब अगर ये ग्राफ है तो इसमें दो क्वांटिटीज होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट। तो हमें यहाँ से पता चल गया एक्स की वैल्यू चेंज करने से वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। ये डिपेंडेंट है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं कि कौन किस एक्सिस पे होता है, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बाई कन्वेंशन, बाई रूल आपको याद रखना है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा वाई एक्सिस में आएगी, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो एक्सिस में। तो सबसे पहले मुश्किल होता है पहचानना कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। वो मैंने अभी बता दिया आपको, डिपेंडेंट कौन होता है, जिनको मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज ना कर सकूं, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है दूसरे 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 टर्म की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब इस ग्राफ, अगर इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू 2x का, तो सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट आधा पूरा तो कर नहीं सकता, अभी थोड़ा बता सकता हूँ आपको। जो y है सबसे पहले ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो ये है डिपेंडेंट, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट है मैंने बताया कहाँ पे आएगा, y एक्सिस में। तो यहाँ पे जो y आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जो x आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लॉट करना सीख लिया कि जो दो दो क्वांटिटीज होती हैं ग्राफ में वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती हैं, और वो कहाँ कहाँ पे लाई करती है ये बता दी। ये बेसिक है, और यहीं से अभी देखना क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक हमने देख लिया। तो ये याद रखना, डिपेंडेंट हमेशा वाई पे आएगी, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स पे आएगी। ये ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, बट ये कन्वेंशन बना दी, एक रूल बना दिया अपने आप से। जैसे हम अपने राइट हैंड से खाना खाते हैं तो ये जिस हाथ से खाना खाते हैं वो राइट हैंड बना दिया, बस वैसे ही है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं ग्राफ की, ठीक है। अब आपको सबने सुना होगा न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, NSL, ठीक है। ये सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फोर्स होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। यही बोलता है कि जो F होती है फोर्स, वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। अब ये इक्वेशन आ गई एक सिंपल सी,
अब मुझे बोलता है इसका ग्राफ दो, मुझे बताओ जो f इक्वल्स टू एम इक्वेशन है, जैसे जैसे हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x, इस इक्वेशन का मैंने ग्राफ बताया था। इस ग्राफ में बताया था कि आपने सिर्फ यही बताना है कि x में कौन होगा और y में कौन होगा। जैसे ये हमारा f इक्वल्स टू एम है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि x एक्सिस में कौन होगा और y एक्सिस में कौन होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक तो होता है मैथमेटिकल रिलेशन, जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे y की वैल्यू निकलना स्टार्ट होगी, बट यहाँ पे आप किसी की वैल्यू, दोनों में से किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये फिजिक्स है। अब फिजिक्स में क्या जो होता है वो डिपेंडेंसी चेक होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे अब फोर्स और ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे मास है, हम मान के चलते हैं कि मास कैसा है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को इससे इक्वेट कर सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इक्वेट हो गया। ठीक है, अब जो फोर्स और मास दो क्वांटिटीज आ गई, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा। मैंने बना दिया ग्राफ। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। ठीक है, एक एक्स होगी, एक वाई एक्सिस होगी। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है, देखो, अब जो फोर्स है, एक्सेलरेट कब होती है कोई चीज, जब उसको हम पुश करते हैं तो वो एक्सेलरेट होती है, उसकी वेलोसिटी बदल चेंज होती है और वो एक्सेलरेट होती है। ठीक है, अब वो बोलता है कि एक्सेलरेशन और फोर्स दो क्वांटिटीज हैं, वो मुझे क्लियर हो गया कि इनमें से, इन दोनों में से एक ही आएगा, ये कांस्टेंट है, ये नहीं आएगा। अब डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, वो पहचानना है हमने। देखो, अगर मैं किसी चीज को ज्यादा जोर से फोर्स लगाता हूँ तो वो ज्यादा दूर जाती है, तो वो जल्दी ज्यादा एक्सेलरेट करती है। अगर किसी चीज को कम फोर्स लगाता हूँ तो वो एक्सेलरेट कम करती है। अगर फोर्स को मैं बढ़ा रहा हूँ तो एक्सेलेरेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर फोर्स को घटा रहा हूँ तो एक्सेलेरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स मैं लगा रहा हूँ। तो इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस में। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी वो कौन है, फोर्स, जिसको अपनी विल के अकॉर्डिंग में चेंज करो, कभी कम कर रहा हूँ, कभी ज़्यादा कर रहा हूँ, वो कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस में। तो ये आपको सिर्फ इस इक्वेशन से ये पहचानना था कि यहाँ पे एक्स पे कौन आएगा और वाई में कौन आएगा। अब ये ग्राफ कैसा होगा, जब एक लाइन प्लॉट करेंगे तभी ग्राफ बनेगा। और इस केस में अगर एम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ पैराबोलिक आएगा, ये कैसे आएगा, ये आपको देखना है नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया, अगर कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो आपको कैसे करनी है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर अगर मैं ए की वैल्यू को 2 डालूं तो जो फोर्स की वैल्यू है वो m टाइम्स 2m हो जाएगी, अगर 3 डालूं तो 3m हो जाएगी। तो यहाँ तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो a है वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो ये फिजिक्स है। यहाँ पे जब अगर एक्स वाई के टर्म्स में दी होगी, जैसे हमारा मैथ्स में होता है, तो यहाँ से आप मैथ के टर्म्स में आप इसको कंपेयर कर सकते हो। फिर भी स्टिल अगर आपको बोलना है कि हमें प्रूव करना है कि फोर्स कैसे इंडिपेंडेंट हो गया, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन को यहाँ लाएंगे, फोर्स एम को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ बाई एम। और एम कांस्टेंट है, तो यहाँ से इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं अपने विल के अकॉर्डिंग। अगर फोर्स को 1 डालेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, 1/m। फोर्स को 2 डालेंगे, एक्सेलेरेशन आएगा 2/m। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में जो आपको रिलेशन दिया होता है, उस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। मैथ्स में सिंपल वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऐसे संभालनी है। दोनों तरीके बता दिए, मैथ्स में आपके कैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पहचानना है और फिजिक्स में कैसे पहचानना है। तो ये था हमारा ग्राफ का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट स्लाइड आती है, जो हमारा लास्ट स्लाइड है आज की, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। तो मुझे जो ग्राफ्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो ग्राफ की पहली लाइन बताई थी, ग्राफ इज अ लाइन, अभी लाइन प्लॉट नहीं किया। अभी मैं बताऊंगा कंप्लीट ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ने हैं इस टूल के अंदर। और किसके लिए, डिफरेंट इक्वेशंस के लिए। इसका मतलब जो हमारी डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं मैथमेटिक्स में, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जैसे किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, उसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसकी शेप अलग आएगी। इसी तरह पैराबोला के लिए अगर हम, पैराबोलिक इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाती है, उस पैराबोलिक इक्वेशन के लिए जो ग्राफ्स की शेप होगी वो अलग होगी, डिफरेंट होगी। स्ट्रेट लाइन के लिए डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर इलिप्स आ जाता है हमारे पास, तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाती है, तो इलिप्स इक्वेशन के लिए भी जो ग्राफ है उसकी शेप अलग होगी। इसी तरह अगर सर्कल आ जाता है,
सर्कल की कोई इक्वेशन आ जाती है, तो उस इक्वेशन के लिए आपको बोलते हैं कि भाई इस इक्वेशन का ना ग्राफ प्लॉट करके दो, तो वो जो ग्राफ है वो भी हमारे पास अलग आता है। इसलिए हमारी टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। अब डिफरेंट इक्वेशन में हम टर्न बाई टर्न सारी इक्वेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो टॉपिक है हमारा वो है, हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर स्ट्रेट लाइन, जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है अगर वो दी हो हमें, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो कितने टाइप्स के बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, या किसी कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, पहले तो वो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक है हमारा ग्राफ फॉर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, जो किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। पहले इस इक्वेशन को ही डिस्कस करते हैं, इसमें x क्या है, y क्या है, c क्या है। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इससे पहले हमने एग्जांपल की थी y इक्वल्स टू 2x। ये कौन सी इक्वेशन, अब ग्राफ बनता है इक्वेशन के ऊपर। अब ये कौन सी इक्वेशन है, इसको इक्वेट करें यहाँ से, तो यहाँ से y है यहाँ पे। ठीक है, m क्या है यहाँ पे 2 है, x है, यहाँ पे c क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है। सबसे पहले हमें पता चल गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जानने का, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखा होगा y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ये c है, ये कांस्टेंट है, ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें जो अगर इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक होगा, एलिप्स होगा, कैसा होगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है जो भी यहाँ पे x होता है, इसकी जो पावर होती है वो डिसाइड करती है। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है 1। तो जो पावर होती है वही डिसाइड करती है क्या, कि ग्राफ कैसा होगा। कोई भी इक्वेशन दी हो वहाँ पे पावर हो, अगर कोई इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी है x की 2 होगी है। तो अगर पावर x की 2 हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं होती, तो वो ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता। स्ट्रेट लाइन इसकी पहचान क्या है, अगर x की पावर 1 होगी तो जो ग्राफ होगा वो हमारा कैसा होगा, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो याद रखें, अगर x की पावर स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो x होता है, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा लीनियर। कैसा आएगा, सीधा लीनियर ग्राफ आएगा। ये ग्राफ लीनियर कैसा होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इक्वेशन को बनाना है इस फॉर्म में, y इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में बनाना है, जैसे y इक्वल्स टू 2x के फॉर्म में बनाना है। तो वहां से देखना है x की पावर क्या है, अगर x की पावर 1 होती है तो वो ग्राफ क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ मीन्स वो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करूं अगर मैं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो सबसे पहले ग्राफ में क्या आता है, एक्स एक्सिस आती है और वाई एक्सिस आती है। वाई आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई। अब हमें पहचानना होता है डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो x की वैल्यू को विल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ और y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो y आएगा यहाँ पे y एक्सिस पे। ठीक है, और x आएगा हमारा x एक्सिस पे। डन, एक बात क्लियर होगी। अब बोलता है कि इसके अंदर जो लाइन बनती है, जैसे मैंने जो पहले बोला था कि ग्राफ इज अ लाइन, अब वो लाइन कर्व है या स्ट्रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, वो x की जो पावर होगी वो डिसाइड करेगी। यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर मीन्स स्ट्रेट ग्राफ आएगा। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से, ये ओरिजिन है, कभी कभी ये ओरिजिन से पास नहीं करती है, तो कभी कभी ग्राफ हमने देखा होगा ऐसा ग्राफ होता है, ये ओरिजिन होता है तो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ में क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली एक टर्म हमने लिखी थी अभी इक्वेशन में, हमने लिखा था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जो ये c होता है ना, इस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट
क्या हम बोल सकते हैं, ये वो डिस्टेंस होता है, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये वो डिस्टेंस होता है जो ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है, एट विच लाइन कट्स वाई एक्सिस। अब जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये सी क्या है, ये इंटरसेप्ट है, किस, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा, जहां पे हमारी ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट से लेके जो ओरिजिन का डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं सी, जिसको क्या बोलते हैं, सी। और सी क्या होता है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे ये काट रही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम इंटरसेप्ट। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब डिपेंड करता है ये प्लस सी है या माइनस सी है। प्लस सी होगा तो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को काटेगी। अगर ये माइनस सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इक्वेशन देंगे, अगर आपको इक्वेशन दी, ऐसे दी जाए इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, अगर आपको ये इक्वेशन दी जाए और आपको बोला जाए इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप यहाँ पे दो लाइंस बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस, ठीक है। देन अब हम पहचानेंगे इस इक्वेशन में दो क्वांटिटीज हैं, हाँ वाई और एक्स दो है। अब इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, तो हमें पता चल गया वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। अब हम, अब एम क्या है वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि लाइन अगर ये सी जीरो होगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं है। अगर सी जीरो हो जाएगा तो ये ऑरिजिन से पास करेगा। लेकिन अगर सी हमारा प्लस सी होगा, जैसे यहाँ पे प्लस सी था, तो ये लाइन यहाँ पे ऊपर काटेगी कहीं पे, यहाँ पे जो डिस्टेंस कहलाएगा ओरिजिन से वो इंटरसेप्ट कहलाता है, मैंने आपको बताया। इसी तरह अगर y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी हुआ, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। इंटरसेप्ट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नीचे y की क्या हो जाएगी, माइनस वाई, नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरसेप्ट में इंटरसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है लेकिन डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये आ गया आपका माइनस सी। तो ये डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से अब लाइन आएगी आपकी ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस पे है, तो नेगेटिव वाई में चला गया, तो ऑरिजिन से नीचे चला गया। और ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन एंड वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, वहां से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरसेप्ट वाई। तो अगर माइनस सी लिखा होगा तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, इंटरसेप्ट ये होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्या होगा, और जीरो कब होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, अगर इक्वेशन लिखी होगी y इक्वल्स टू, पहले तो हम बात करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैंने बता दिया y और जो x होंगे ये दो क्वांटिटीज होंगी जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होंगी। c क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस के ऊपर, कि y एक्सिस का जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो कितना होगा, पॉजिटिव हुआ तो ऊपर होगा c, और नेगेटिव हुआ तो नीचे होगा। अगर c हुआ ही नहीं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब हम बात लास्ट केस देख रहे हैं हम। अब ये m क्या होता है, m को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ मैथमेटिक्स में किसके बराबर होता है, वो होता है टेंजेंट टेन ऑफ द थीटा। और अगर हम बात की जाए मैथ्स में, जो स्लोप होती है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये नई टर्म है आप बच्चों के लिए, क्योंकि अभी 10th पास करके सारे आए हैं। तो अब ये dy by dx को इतना याद रखो, dy by dx इज नोन एज द स्लोप, और स्लोप इज द डिफाइंड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द एंगल। अब ये एंगल थीटा क्या है, थीटा है एंगल, क्या है, एंगल।
ये एंगल किसने बनाया है? एंगल मेड बाय द लाइन, जो ग्राफ में लाइन होती है, मेड बाय द लाइन और ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो एंगल बनाती है लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो जो एंगल होता है जो लाइन बनाती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको थीटा बोलते हैं। जैसे ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया एक, ठीक है, यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया, और मैंने वहाँ पे मान लिया इसकी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx है और c यहाँ पे 0 है। अगर c 0 है तो ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, तो ये ऑरिजिन से पास कर गया। अब थीटा क्या होता है? वो बोलता है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बोलता है कि जो ये लाइन जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं, उस एंगल का अगर मैं टेंजेंट ले लूं तो वो क्या कहलाता है? हमारी स्लोप कहलाता है। तो ये यहाँ से आपको छोटा सा स्लोप का टॉपिक आ गया आपका। और स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो y एक्सिस में क्वांटिटी दी होती है उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि स्लोप क्या होती है। अब हम बात करते हैं, अब ये जो स्लोप है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो ये स्लोप है ये किसके बराबर होती है? tan ऑफ थीटा के बराबर। अब स्लोप ये पॉजिटिव भी हो सकती है और स्लोप हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब पॉजिटिव स्लोप कौन सी हुई? ये एग्जांपल है पॉजिटिव स्लोप की, ठीक है, ये एग्जांपल है पॉजिटिव स्लोप की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, और ये एंगल क्या है? तो पॉजिटिव स्लोप कब होगी? जब tan ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब tan ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? आपको पता है tan थीटा जो टेंजेंट ऑफ थीटा है, वो आगे मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो tan थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब रखती है? अप टू 90। जब 90 डिग्री थीटा होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 होती है, 90 या लेस देन 90, लेस देन इक्वल टू 90 होती है, तो हम मान सकते हैं तब tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एंगल देखो ये कितना है? 90, तो ये है, ये 45 है। अगर ये 45 है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। तो जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड करती है? एंगल के ऊपर। और एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 से कम बन रहा है। 90 से कम बनेगा तो ये हमारी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब ये tan थीटा नेगेटिव का होता है अगर बोलता है कि थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए, जैसे tan 91 हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अगर 90 से ऊपर कोई भी tan की वैल्यू लोगे आप, वो नेगेटिव आएगी। अगर थीटा से अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्लोप नेगेटिव होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्लियर हो गया, जो स्लोप है ये पॉजिटिव कब होगी? जब tan थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, और नेगेटिव कब होगी? जब 90 से ज़्यादा होगी। और अगर ग्राफिकली देखना चाहे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये x है, ये x की वैल्यू है, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू है 1 2 3, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी 3 वैल्यू आ रही है y की, ये वैल्यू है 1 2 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। तो जब x भी बढ़े, अगर x की देखो ये इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल्स टू 2x, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को 1 डाल रहा हूँ तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर x की वैल्यू को 2 डाल रहा हूँ तो y कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मीन्स x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। जब ऐसा हो कि x को एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, तो हम बोलेंगे कि स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, स्लोप नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? जैसे ये, अब ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये हमारा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अब ये लेफ्ट से राइट जब स्लोप आए, ऐसे करके आए, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मीन्स m नेगेटिव है। अब m नेगेटिव को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा मीन्स अगर थीटा 90 से अबव हो तो ये क्या होता है? हमारा नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, देखो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाना पॉजिटिव एक्सिस से, ये आएगा यहाँ तक 90, ये एंगल तो 90 से बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 130 35 बन गया। जब tan 135 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये तरीका है पहचानने का थीटा फॉर्म से। दूसरा तरीका क्या है? देखो ये y है, ये x है, ठीक है, इस पॉइंट पे आओ, y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पे y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी थी? मान के चलते हैं इस पॉइंट पे x की वैल्यू थी 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम देखो y की वैल्यू घट रही है, जब स्लोप नीचे आ रही है y की वैल्यू घट रही है, लेकिन x की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, तो उल्टा हो रहा है। तो जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये एक और तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो ये स्लोप है ये नेगेटिव है। एक तरीका ये हो गया, एक स्लोप नेगेटिव का तरीका हो गया टेंजेंट ऑफ थीटा। तीसरी बात, जब ये कहाँ से आ रही है, ये लेफ्ट है ये राइट है, जब लेफ्ट से राइट जा रही है या टॉप से बॉटम आ रही है, हम बोल सकते हैं टॉप से बॉटम आ रही है, तो वो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये तीनों तरीके हैं, लेकिन जो नीट में या कम्पिटिटिव एग्जाम में तरीका लगता है वो टेन थीटा का लगता है। थीटा चेक करो 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगी हमेशा। तो ये मैंने आपको बताया कि स्लोप पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ये बता दिया आपको। स्लोप का टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ ग्राफ बताऊंगा, तो आप उनकी सबकी आपको बताना है ये कौन सा ग्राफ है, क्या रिवाइज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब मुझे बताना ये ग्राफ क्या है। सबसे पहले ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ किसके लिए है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए। किसका ग्राफ है ये इसमें ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर ग्राफ आ रहा है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, जो इक्वेशन इसके लिए होगी वो क्या होगी, वो इक्वेशन मेंशन करनी है आपने, इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन क्या होगी, वाई और एक्स की वेरिएशन है, तो वाई क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आएगा वाई इक्वल्स टू, स्लोप कैसी है, स्लोप कहाँ से बॉटम से टॉप पे जा रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ी, वाई की वैल्यू भी बढ़ी, तो ये क्या है, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एम, और दूसरी क्वांटिटी के एक्स, एम एक्स। अब आता है तीसरी बात, जो इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा यहाँ पे। अगर ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, ओ से, ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो ऑरिजिन से पास करेगा तो इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे सी की जगह जीरो। तो ये इसकी इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है। इसी तरह अगर ये बनाया जाएगा, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या आएगी, देखो अब ये हमने बोला यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के पैरेलल में लाइन बने, ये पॉजिटिव एक्सिस आ गई, ये ऊपर आ गई, ये जो एंगल बनाती है ये एंगल क्या होता है, थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा है ये कैसा है, 90 से कम है, तो ये स्लोप कैसी है, इसकी स्लोप है पॉजिटिव यहाँ पे। तो इक्वेशन सेम, ये स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन आएगी वाई इक्वल्स टू, स्लोप कैसी है, 90 से कम है तो प्लस एम है, ठीक है, और एक्स है। अब यहाँ पे सी क्या है, तो सी होता है ये डिस्टेंस ओरिजिन से होता है, तो ये कैसा डिस्टेंस है, ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव सी है, यहाँ पे पॉजिटिव सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो तीसरे ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन आएगी वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्लोप कैसी है, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये स्लोप कितनी, 90 से छोटा। अब इधर नीचे लाइन को चेक करें, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ये एंगल भी क्या है, 90 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एम एक्स। लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, देखो ये कट कहाँ पे करिए वाई फिस को, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये तो माइनस सी है, तो यहाँ पे माइनस सी आएगा, तो इसकी इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। अब ये फोर्थ इक्वेशन है, जो फोर्थ है, अब ये फोर्थ देखो, पहले तो स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन आएगी कौन सी, y इक्वल्स टू एम एक्स। एम क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है वो 90 से कम है, ठीक है। अब स्लोप कैसी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो हमारी पॉजिटिव है, कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह लास्ट ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये y है, ये x है। देखें अब ये जो इसके लिए इक्वेशन बनेगी, तो पहले ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू, अब एम एक्स में लिखने से पहले देखूँ स्लोप कैसी है, तो स्लोप होता है जो एंगल टेंजेंट होकर एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस से लाइन बनाती है, तो ये एंगल बड़ा हो गया, एक बात, ये तो 90 से बड़ा हो गया, यहाँ पे आएगा 90, ये तो 90 से बड़ा एंगल आ गया, एक बात ये नेगेटिव हो गया। लेकिन अभी रुक जाओ, अब ये कहाँ से आ रहा है, टॉप से बॉटम आ रहा है, फिर भी नेगेटिव है।
अब देखो क्या y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और x की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो तीनों चीज़ों से बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स। अब इंटरसेप्ट क्या, देखो इंटरसेप्ट होता है जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन y पे काटती है, तो y पे कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस सी, तो इंटरसेप्ट क्या आएगा यहाँ पे, प्लस सी। तो ये हम यहाँ था कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया हो तो इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, या इक्वेशन दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है, ये हमारा टॉपिक था। और आज हमने सीखा जो ग्राफ है वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर, जैसी इक्वेशन होगी ग्राफ भी वैसा ही बनेगा। और हमने देखा कि आज जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी हो, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैसे बनते हैं, उनका इंटरसेप्ट क्या होता है, और उसके स्लोप क्या होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आज का, तो हम कोशिश करेंगे कल थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो। ठीक है, तो ये बेसिक है, तो ये चीज़ें अगर आपको आएंगी, कई बच्चों को लग रहा होगा ये बोरिंग क्लासेस हैं, हम सीधा यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, बट नहीं, ये आपकी फाउंडेशन एक किस्म से बोल रहे हो कि 9-10 तक जितना भी आपने मिस कर दिया मैथ, वो सारा मैथ यहाँ पे 10 से 20 लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे रिवाइज करेंगे रोज, उन्हीं को फायदा होगा। जो अभी वीडियो देख के फास्ट ट्रैक में देख के वीडियो कल भूल जाएंगे, तो नोट्स अपने बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे और मेरी क्लास से पहले रिवाइज किया होगा, वही बच्चा कामयाब रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।